नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का ऐलान क्या किया, खरीदारों की लाइन लग गई। टाटा और स्पाइसजेट के बाद अब इंडिगो ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए इंडिगो से औपचारिक प्रस्ताव मिला है। एयर इंडिया को इंडिगो एयरलाइंस खरीदना चाहती है, साथ ही साथ इंडिगो से औपचारिक प्रस्ताव मिला है। एयर इंडिया को इंडिगो एयरलाइंस खरीदना चाहती है, साथ ही साथ जयंत सिन्हा ने यह भी कहा कि एयर इंडिया का कर्ज कम करने के तरीकों पर भी काम जारी है। We received a letter from Indigo expressing their interest in Air India. They wanted to indicate quite early in the process that they are interested in Air India, and that is what they have formally communicated to us through a letter that they gave to the Honorable Minister of Civil Aviation and to myself. तो टाटा और स्पाइसजेट के बाद अब इंडिगो ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी साफ कर दिया कि यहां औपचारिक तौर पर इंडिगो ने यहां पर प्रस्ताव भेजा है। तो इंडिगो के अलावा टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जता चुकी है। हम आपको बता दें कि कल ही कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। एयर इंडिया के पास 118 विमानों की फ्लीट है। एयर इंडिया पर करीब 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। नीति आयोग ने एयर इंडिया में 100% विनिवेश की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक सरकार विनिवेश के पहले एयर इंडिया का करीब 30,000 करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है। इस बीच श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि वो एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर संभावित छंटनी की समीक्षा करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया के विनिवेश की वकालत की। जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि घाटे में एयर इंडिया को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। एविएशन सेक्टर में आपकी एयरपोर्ट क्वालिटी पिछले 10-15 साल में बहुत सुधरी है, इंटरनेशनली कंपेरेबल है। प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद भाड़े भी नियंत्रण में आए हैं, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ी है, और इसलिए अगर 85-86% पैसेंजर डोमेस्टिक एयरलाइन का प्राइवेट में सफ़र करता है तो 100% भी कर सकता है। उसमें कोई राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। और हम एक ऐसी एयरलाइन चलाएं जिसमें टैक्स पेयर के पैसे से घाटा पूरा करें, ये तो उचित नहीं होगा। अब टैक्स केयर का पैसा हेल्थ केयर में जाए, एजुकेशन में जाए, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज में जाए या एयरलाइन चलाने में जाए, ये निर्णय इस देश को करना पड़ेगा। तो वित्त मंत्री के साथ ये पूरी बातचीत आप जरूर शाम 6 बजे देख सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया को बेचने का ऐलान जब सरकार ने यहां पर किया तो यहां खरीदारों की लाइन लग गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, टाटा, स्पाइसजेट और अब इंडिगो, अब यहां पर जयंत सिन्हा ने भी साफ कर दिया है कि जो दिलचस्पी यहां पर दिखाई है अब इंडिगो ने, उसके बाद अब यहां पर सोच सकती है सरकार। हाँ, देखिए शहर की इंडिगो पहले उसने सबसे पहला फॉर्मल कदम यानी कि आधिकारिक तौर पे एविएशन मंत्रालय के सामने ये बात रखी है कि एयर इंडिया में अगर हिस्सेदारी बेची जाती है तो वो इच्छुक है, और इसको लेकर सरकार के सामने अपनी मंशा साफ कर दी है। लेकिन इसके पहले गैर आधिकारिक तौर पे स्पाइसजेट और टाटा ने भी अपनी मंशा जताई है, जिसमें वो एयर इंडिया में हिस्सेदारी या एयर इंडिया की जैसे स्टेक सेल होता है उसको खरीदना चाहती है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे सरकार कदम बढ़ा रही है विनिवेश को लेकर, वैसे वैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो आगे आ रही हैं एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को खरीदने को लेकर या फिर उसमें कुछ हिस्सा हासिल करने को लेकर। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए, सरकार ने साफ किया है कि वो एयर इंडिया का जो घाटा है उसको कम करेगी। दूसरी तरफ जो एयर इंडिया की जो तमाम प्लस पॉइंट है, एक कि इंटरनेशनल रूट्स पे उसकी मौजूदगी जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जो बहुत फायदेमंद है। दूसरा, एयर इंडिया के पास जो हवाई जहाज का बहुत बड़ा सा बेड़ा मौजूद है। तो ये वो दो बड़े प्लस पॉइंट है एयर इंडिया के, जिसको कोई भी एयरलाइन हासिल करना चाहती है एयर इंडिया में विनिवेश में अपनी हिस्सेदारी को खरीदने के बाद। यही वजह है कि एयर इंडिया इंडिगो एयरलाइंस ने इसको एक बड़े मौके के तौर पर देखा है। सबसे
सबसे पहले अपना इंटरेस्ट भी जता दिया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एविएशन मंत्रालय को सौंपा है। और अब जो है दूसरी तरफ से एविएशन मंत्रालय अब कंसल्टेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। माना यह जा रहा है कि इसमें पूर्व जो एविएशन मंत्री रहे हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा और वो रास्ता तलाशा जाएगा कि आखिर कैसे एयर इंडिया में हिस्सेदारी को बेची जाएगी, कितना % बेचना है, कैसे बेचना है और घाटे को कैसा कम करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर दीक्षित इस तमाम अपडेट के लिए। और जीएसटी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 जून की आधी रात देश अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म करने जा रहा है, यानी कि जैसे ही 1 जुलाई 2017 की तारीख शुरू होगी देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लागू हो जाएगा। और जाहिर है बड़े रिफॉर्म के मुताबिक तैयारी भी बड़ी है। देश की करीब 100 बड़ी हस्तियों को आधी रात के जीएसटी के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया गया है। जीएसटी लॉन्च के बनेंगे गवाह रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सोली सोराबजी, हरीश साल्वे। उद्योगपति रतन टाटा से लेकर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर से लेकर हरीश साल्वे, सोली सोराबजी जैसे दिग्गज आधी रात को होने वाले जीएसटी लॉन्च समारोह के गवाह बनेंगे। और ये तो महज चंद नाम है। ऐसे ही करीब 100 बड़ी हस्तियों को जीएसटी मेगा लॉन्च के लिए इनविटेशन भेजा गया है। इन हस्तियों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, विमल जालान से लेकर इंडस्ट्रीज बॉडी, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के हेड शामिल हैं। अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा डैश पर मौजूद होंगे। इस भव्य समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई। रात करीब 11:15 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 घंटे 20 मिनट के जीएसटी लॉन्च की शुरुआत जीएसटी पर बनी 10 मिनट की फिल्म से होगी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुरुआती संबोधन होगा। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 मिनट का भाषण देंगे। जीएसटी लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन, आरएसएस के आइडियोलॉग एस गुरुमूर्ति, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, सीबीएसई के चेयरमैन वनाजा अंसरना, सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा को भी न्योता दिया गया है। यानी जैसे ही घड़ी की सुई 1 जुलाई 2017 की शुरुआत का ऐलान करेगी, लंबे वक्त से लटका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी एक देश एक टैक्स सिस्टम। आजादी के बाद यह सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल जीएसटी की मिडनाइट लॉन्चिंग के मेगा शो में कांग्रेस शिरकत नहीं करेगी और आज कांग्रेस ने इस आयोजन के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस के चीफ विप सत्यव्रत चतुर्वेदी ने यह ऐलान किया है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रण भी भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। कांग्रेस के इस बहिष्कार के बाद मनमोहन सिंह अब इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। हालांकि मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कार्यक्रम में आने के पक्ष में थे। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को जीएसटी के आमंत्रण पत्र में कुछ ऐतराज है। जीएसटी के लिए सरकार की तरफ से भेजे गए इनविटेशन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जीएसटी लॉन्च करेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री कैसे जीएसटी लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी इस आयोजन का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अब डीएमके ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। विपक्ष के जीएसटी के विरोध पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि विपक्ष को अगर कोई ऐतराज है तो वो सुझाव दे सकता है। जीएसटी को सभी राज्यों और केंद्र सरकारों ने मिलकर पास किया है, सभी की सहमति इसमें शामिल है और ऐसे में जब जीएसटी लॉन्च का वक्त आया है तो विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी फिर क्या दिक्कत है? विरोध पक्ष में वो अभी भी सुन रहे हैं अब और कुछ नहीं तो उन्हें 12 बजे रात में लॉन्च से दिक्कत है, कह रहे हैं हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण यह है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना है। अगर किसी को किसी प्रक्रिया से बारे में शिकायत है तो सुझाव दे सकता है। उस सुझाव का निर्वाह भी मैं अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, सभी राज्य और केंद्र मिलकर इकट्ठा करते हैं।
और जीएसटी की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए जी बिजनेस लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। दैनिक जागरण ने लखनऊ में जीएसटी पाठशाला का आयोजन किया। जी बिजनेस इस जीएसटी पाठशाला का ब्रॉडकास्ट पार्टनर है। जीएसटी की पाठशाला में बड़ी संख्या में लखनऊ के व्यापारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर कमिश्नर मुकेश मेश्राम मौजूद थे। कार्यक्रम में मुकेश मेश्राम ने व्यापारियों के सवालों के जवाब दिए और उनकी मुश्किलों का समाधान किया। मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की एहतशाम सिद्दीकी ने। लगातार आप सेमिनार में जा रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, क्यों वर्ग पे व्यापारी परेशान है? देखिए, ज़्यादातर व्यापारियों के मन में भ्रांतियां थी, कुछ शंकाएं थी और उनका निवारण बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो टैक्स को लेकर, टैक्स दरों को लेकर के या जो पूरी प्रक्रिया है जो ऑनलाइन होने जा रही है या जीएसटी में जिस तरीके का, क्योंकि अचानक एक परिवर्तन है वैट से जीएसटी रिजिम में आने का, तो इस वजह से उन लोगों को ये शंकाएं थी कि इससे बहुत सारा ऑनलाइन उनका काम बढ़ जाएगा, इससे बहुत सारा उनको अलग से मुंशी रखना पड़ेगा या फिर जो है इसमें उनका हरासमेंट होगा या उत्पीड़न होगा। ठीक है, अगर छोटी मोटी भी गलती कहीं पर रह गई तो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी उनका उत्पीड़न करें। इसी को हम लोग जगह जगह जाकर के इन भ्रांतियों का निवारण कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो छोटी मोटी लीगल या टेक्निकल बिंदुओं पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और किसी भी तरीके से उनको जो है परेशान नहीं किया जाएगा। ये हम लोगों ने अपने अधिकारियों को कहा है और अधिकारियों से ये कहा है कि भाई व्यापारियों से आप जो है साहबों वाला व्यवहार नहीं बल्कि मित्रवत व्यवहार करें। और एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उठापटक रही। हालांकि बाजार की शुरुआत काफी अच्छी रही। सेंसेक्स ने 31,000 के ऊपर कारोबार किया, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 31,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 240 और निफ्टी 70 अंक गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव बैंक्स, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों पर दिखा। अच्छी बात यह रही कि निफ्टी 9500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। जून एक्सपायरी में सेंसेक्स और निफ्टी करीब फ्लैट बंद हुए और अंत में सेंसेक्स 23 और निफ्टी 13 अंक ऊपर बंद हुए। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 200 रुपए का नोट छापने की शुरुआत कर दी है। आरबीआई ने 200 रुपए के नए नोट की छपाई का काम अपनी सरकारी फैसिलिटी में शुरू कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक नए नोट में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे ताकि जाली नोट बनने से रोके जा सके। वहीं 200 रुपए के नए नोटों की अलग अलग सिक्योरिटी और क्वालिटी टेस्टिंग जारी है। ये टेस्टिंग मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकारी प्रेस में चल रही है। नोटबंदी के बाद जहां लोगों को कैश की कमी के चलते कई समस्याओं से जूझना पड़ा था, वहीं 1,000 रुपए का पुराना नोट बनकर 2,000 रुपए का नोट जारी होने से लोगों के सामने खुले पैसे की समस्या काफी बढ़ गई थी। अब 200 रुपए का नोट आने के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। टमाटर के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। देश के कई हिस्सों में टमाटर आम लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। दिल्ली में टमाटर की कीमत 70 रुपए तक पहुंच गई है। उत्तर भारत के कई प्रमुख बाजारों में टमाटर की कीमत पिछले 3 दिनों में 4 गुना तक बढ़ गई है। दिल्ली की ओखला मंडी में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए किलो, कोलकाता में 50 रुपए, चेन्नई में लगभग 45 रुपए और मुंबई में लगभग 40 रुपए किलो बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की सप्लाई में कमी से कीमतें बढ़ी हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हुई है, जिससे सप्लाई घटी है। व्यापारी 3 रुपए 4 रुपए, बहुत हुआ तो 5 रुपए पर किलो खरीद लेता है। हम लोगों को दाम कहाँ मिल पाता है। व्यापारियों का कहना है कि टमाटर के दाम को लेकर ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी। कारण की आमद कम है। केवल एक जगह टमाटर बंगलोर में है, वहाँ से आ रहा है और ट्रक भाड़ा 1,20,000 है। 200 रुपये कैरेट पर भाड़ा पड़ता है। वहाँ भी आमदनी कम है। एक जगह माल बंगलोर में है और पूरा इंडिया सप्लाई हो रहा है। हरियाणा में बारिश से टमाटर की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की 50% फसल बर्बाद हुई। हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष देश में 187 लाख टन टमाटर की पैदावार की उम्मीद है। पैदावार का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 15% ज्यादा है। आईफोन के फैंस के लिए आज अच्छी खबर है। दुनिया के पहले टच स्क्रीन स्मार्टफोन के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। स्टीव जॉब्स ने 29 जून 2007 को आईफोन को लॉन्च किया था और
तब से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 सालों में अब तक दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा आईफोन बिक चुके हैं। और इतना ही नहीं, आईफोन एप्पल कंपनी का सबसे कमाऊ पूत भी है। पिछले साल आईफोन ने 2430 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू कमाया था और अब एप्पल के दीवानों को आईफोन के 10th एनिवर्सरी एडिशन आईफोन 8 का इंतजार है, जो इस साल सितंबर में लॉन्च होगा। मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने आज से दिल्ली में अपने 55 में से 43 आउटलेट्स बंद कर दिए हैं। आउटलेट्स बंद होने से 1700 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी ईटिंग हाउस लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाई। दरअसल ये आउटलेट्स कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स और अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड के 50-50 के जॉइंट वेंचर से चलते थे। बताया जा रहा है कि CPRL और मैकडॉनल्ड में लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 साल से लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मुकदमा भी चल रहा है। BMW ने न्यू 5 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले साल इस गाड़ी से पर्दा उठाया था और इसकी शुरुआती कीमत 49,90,000 होगी। इसके टॉप मॉडल की कीमत 61,30,000 रुपए होगी। इसका मुकाबला मर्सिडीज ई क्लास, ऑडी A6, जैगुआर XF और वोल्वो S90 से होगा। इसमें ड्राइवरलेस पार्किंग और जेस्चर कंट्रोल सिस्टम की सुविधा दी गई है, जो अपने आप ही में यूनिक है। न्यू 5 सीरीज अपने पुराने वर्जन से 70 किलो हल्की है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर कथित गौ रक्षकों को चेतावनी दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि कानून को अपना काम करने दें, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर नाराजगी जताई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को गोसेवा विनोबा भावे और महात्मा गांधी से सीखनी चाहिए। पीएम ने कहा, कहीं भी कोई घटना होती है, लोग अपना आपा खो देते हैं। लोग कानून को अपना काम करने दें, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया, और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गाय से जुड़ी बचपन की एक कहानी भी सुनाई। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हैं कौन, तो बीजेपी ने पलटवार किया। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कथित गौरक्षकों को चेतावनी दी है। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने टाउन हॉल में कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकान खोलकर बैठे हैं। अगले ही दिन पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव 5 अगस्त को होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। नाम वापस लेने की तारीख 21 जुलाई है। चुनाव और मतगणना दोनों ही 5 अगस्त को होगी। वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों की आपूर्ति करेगा। पेन निर्वाचकों को मतपत्र केवल इस पेन से ही चिन्हित करना है, न कि किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने से मतगणना के समय उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 31(1) घ के अंतर्गत जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा, वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। मतदान का समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक। वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। बतौर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ये दूसरा कार्यकाल है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व नामांकित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस समय दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 790 है, जिसमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। हालांकि दोनों सदनों में कुछ सीट खाली है। तो न्यूज़ एट 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद कमोडिटी अपडेट और शाम 6 बजे देखना ना भूले GST पर अरुण जेटली का सबसे बड़ा इंटरव्यू।